नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज हब में। और मेरा नाम है हिमांशु। तो आज का अपना टॉपिक होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि सेकंड मास मूवमेंट था आफ्टर द स्वदेशी मूवमेंट। और प्रीवियस वीडियो में हम पूरी तरीके से डिटेल देख चुके हैं स्वदेशी मूवमेंट की। तो आइए इस वीडियो में देखेंगे अबाउट दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कि क्या था, कैसे था, क्यों था। ठीक। सो ये थंबनेल आपने देखा होगा। सो इसमें हम ये भी देखेंगे कि कैसे करके गांधी जी के और अपने तिलक जी के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था रिगार्डिंग दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की स्टार्ट करना है या नहीं करना है करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में आगे कि क्या क्या इसकी डिटेल्स हैं। देखिए, पहले थोड़ी बात कर लेते हैं बैकग्राउंड की कि पीछे हो क्या रहा था। जब भी कोई मूवमेंट ग्रो होता है तो उसके पीछे कुछ ऐसी रीजंस होते हैं जो डेवलप हुए होते हैं, रिसेंट भी होते हैं, इमीडिएट भी होते हैं। ठीक है ना। सो इसमें बैकग्राउंड ये था कि वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था। आपको पता होगा कि 1914 से लेके 1918 तक तो वर्ल्ड वॉर वन था। सो उस टाइम पे इकोनॉमिकली इंडिया के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी थी, क्योंकि हमने देखा था कि वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे हमारे से ना कि मटेरियल तो लेके जा ही रहे थे लोग, मैन भी लेके जा रहे थे और फूड ग्रेन्स भी लेके जाते थे ब्रिटिशर्स, और सब कुछ एक्सपोर्ट कर रहे थे बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में, जिससे कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनको किसी सप्लाई की कमी ना पड़े, मैन हो, मनी हो, मटेरियल हो, या फिर किसी तरह का फूड ग्रेन हो। और उसी की वजह से जो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट था वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, डिस्ट्रेस्ड हो गई थी। इन्फ्लेशन अलग देखने को मिल रहा था, शॉर्टेज ऑफ फूड अलग देखने को मिल रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल तो था ही बहुत हाई लेवल पे। और हमारे यहाँ से जो फोर्सफुल रिक्रूटमेंट हुआ था मैन का, लोगों का, उसकी भी बहुत मतलब कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन काइंड ऑफ थिंग थी। ठीक है ना। सो एक ये बहुत बड़ा रीज़न बन के आता है वर्ल्ड वॉर वन। फिर हमारा बन के आता है राउलेट एक्ट। देखो 1919 में राउलेट एक्ट आता है। इसका मतलब क्या था कि इंडिया के अंदर जितनी भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी उसको कटेल करने के लिए आया था। तो इसमें इन्होंने क्या किया था कि जिसको भी चाहेगा लॉ एंड ऑर्डर, मतलब पुलिस अगर चाहती है कि जिस भी पर्सन को, मान लीजिए किसी XYZ पर्सन को जेल में डालना है, तो डायरेक्टली उठा के 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं बिना किसी ट्रायल के, विदाउट एनी ट्रायल। तो आप देख रहे हो कंप्लीटली जो राइट टू लाइफ होता है, जो आज के टाइम पे एक आर्टिकल 32 में रिट दे रखी है हैबियस कॉर्पस की, वो सस्पेंड कर दी थी पूरी तरीके से यहाँ पे। सो आप जिसको चाहोगे उठाओगे, 2 साल के लिए जेल में डाल दोगे। ना तो उसको मिलेगा मौका अपने आप को रिप्रेजेंट करने का जुडिशरी के सामने, और ना उसको अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। तो इस तरह की ड्रैकोनियन लॉ पास की थी, जिसे रॉलेट एक्ट भी कहते हैं, और बाकी रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ करके एक्ट का ये ऑफिशियल नाम था एक। तो 1919 में आया था। तो हुआ क्या था, 1919 में ही महात्मा गांधी ने अप्रैल के महीने में रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च किया। ठीक है। तो जब रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च किया तो पंजाब वाले एरिया में वर्ल्ड वॉर वन के टाइम से ही काफ़ी सारी जो हैं कंडीशंस थोड़ी सी वॉलेटाइल चल रही थी, जहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे कि वॉर के अगेंस्ट, इकोनॉमिक हार्डशिप्स के अगेंस्ट, क्योंकि पंजाब से काफ़ी सारे लोग रिक्रूट भी हुए थे वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिश आर्मी के लिए। ठीक। तो ऑलरेडी मार्शल लॉ लगा हुआ था। ठीक है ना। पंजाब के अंदर मार्शल लॉ लगा हुआ था पहले से ही। और फिर ऐसे में स्टार्ट हो जाता है रॉलेट सत्याग्रह 1919 के अप्रैल में। फिर आपको पता होगा कि डेट आती है बैसाखी की, और लोग काफ़ी सारे जलियांवाला बाग के अंदर इकट्ठे होते हैं अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी, प्लस हमारे फेस्टिव रीजंस की वजह से भी, क्योंकि फेस्टिवल था तो लोग तो इकट्ठे होंगे। बट हुआ क्या, जनरल डायर आते हैं मिलिट्री के साथ, और जलियांवाला बाग में बिल्कुल अंधाधुंध फायरिंग कराई जाती है मासूम लोगों के ऊपर, और अराउंड 1600 पीपल डाइड इन दिस मैसेकर। हज़ारों राउंड्स फायर होते हैं, हज़ारों लोग मारे जाते हैं। तो उसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए हंटर कमीशन जो है सेटअप की जाती है बाय दी ब्रिटिश गवर्नमेंट। बट प्रॉब्लमेटिक यह था हंटर कमेटी के साथ कि उन्होंने कोई ऐसा पनिशमेंट नहीं रिकमेंड करी फॉर दी कल्प्रिट्स। मतलब आपने हज़ारों लोगों को, निहत्थे लोगों को, मासूम लोगों को मार दिया, और आपको पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी। अब बताइए, इस तरीके की रिकमेंडेशंस। तो यहाँ से और ज़्यादा लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा मासेस के अंदर, कि यार ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग। ठीक है ना। और उसके बाद फिर एक चीज़ और थी, मोंटेगू ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म्स। तो 1919 में ही ये रिफॉर्म्स आए थे, जो कि ब्रिटिशर्स ने मतलब इंट्रोड्यूस किए थे 1919 में ही। इनकी अनाउंसमेंट तो 1917-18 के अराउंड ही हो गई थी। इन रिफॉर्म्स में क्या था, डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी। डायरकी के अंदर जो प्रोविंशियल लेवल गवर्नमेंट थी उनको कम्प्लीटली फंक्शन लेस ही बना दिया था, कि सारी पावर तो डाल दी जो प्रोविंशियल गवर्नर है उनके हाथ में, जो एग्जीक्यूटिव्स उनके हाथ में। तो जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके पास ना तो कोई ज़्यादा फंक्शन से करने के लिए, और ना ही कोई रियल पावर्स थी। तो इस बात को लेके जो मेनली कांग्रेस के लीडर्स थे, जो कि अभी तक हमारे कहते थे कि ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे काम करेंगे, लिबरल लीडर्स थे, मॉडरेट्स थे थोड़े से, उन लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा डिसइल्यूजनमेंट हो गया। उन्होंने कहा यार ये तो एक्चुअल में कोई रिफॉर्म देखना ही नहीं चाहते हमको, ये तो बस हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो यहाँ पे जनता, जो आम जनता थी उसमें आक्रोश आ गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आम जनता को दिक्कत थी, और यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको भी दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई। तो कुल मिला के पूरी तरीके से स्थिति बन चुकी थी कि एक बड़ा मूवमेंट अब लॉन्च हो सकता है। ठीक। तो ये था पूरा बैकड्रॉप। ये सारे रीजंस बनते हैं कि एक बड़ा मूवमेंट अब लॉन्च होने वाला है। अब आपको पता होगा खिलाफत इशू क्या था।
तो क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 में टर्की जो ऑटोमन एम्पायर था उसकी डिफीट हुई थी, ठीक है ना, और जो यूके वाली साइड थी ये लोग जीत गए थे। अब जब ये हारे ऑटोमन एम्पायर, मेनली जो टर्की था रिप्रेजेंट कर रहा था ऑटोमन एम्पायर को, तो एक होती है ट्रीटी ऑफ सेवरेस 1920 में, और इसके तहत क्या किया इन्होंने कि पूरे जो खलीफा था, ठीक, जो मतलब कह सकते हो कि रिलीजियस एज वेल एज प्लस पॉलिटिकल जो कैपिटल थी ऑफ द मुस्लिम्स, तो उसको मतलब देखे हो कि पूरी तरीके से ह्यूमिलेट करा। ब्रिटिशर्स ने उनको तोड़ दिया, टर्की को उनकी पावर से उनको रिस्ट्रेन कर लिया, और इस वजह से पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो मुस्लिम थे उनके अंदर आया बहुत ज़्यादा गुस्सा। तो इंडियन मुस्लिम्स पे इम्पैक्ट देखने को मिला इस चीज़ का, ठीक है। तो खिलाफत इशू में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अच्छा खासा सेंटीमेंट्स मतलब आ चुका था इन दी मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडियन मुस्लिम्स से काफ़ी ज़्यादा एंटी ब्रिटिश हो चुके थे जब से खिलाफत इशू हुआ था, जब से टर्की को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, ठीक। तो उसी के रिस्पॉन्स में 1919 में खिलाफत कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है। आपको याद ये रखना है कि खिलाफत कमेटी जो 1919 की थी उसके अंदर मेंबर्स कौन कौन थे। तो अली ब्रदर्स, जिसमें मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, अजमल खान, ठीक, एक और थे हजरत मोहानी। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है अच्छे से, क्योंकि पूछा जाता है कि खिलाफत कमेटी 1919 में कौन कौन लोग एसोसिएटेड थे उससे, ठीक है। तो इनके नाम याद रखने हैं अच्छे से। अब देखो यहाँ पे आती है मेन चीज़। तो महात्मा गांधी की तो यहाँ पे कहीं ना कहीं था यहाँ पे ओरिएंटेशन कि ये खिलाफत इशू ऐसा है कि जिसमें हम मुस्लिम्स को और प्लस हिंदूज़ को एक साथ लेके आ सकते हैं फॉर दी मूवमेंट अगेंस्ट दी ब्रिटिश रूल, क्योंकि ये सारे रीजंस की वजह से ऑलरेडी लोगों के अंदर गुस्सा था अंग्रेज़ों के खिलाफ। और इस वाले मुद्दे से, ठीक है, क्योंकि स्वदेशी में आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम था, और खिलाफत इशू की वजह से मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो चुके थे अब। और इन वाले मुद्दों की वजह से जो कॉमन मासेस थे वो तो थे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ऑलरेडी। तो महात्मा ने कहा था इस गुस्से को प्लस कर लेते हैं इस गुस्से के साथ, और अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एक ऑल इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि ये चीज़ गलत है। गलत इसलिए है कि हम पॉलिटिकल मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं, उसमें हम जो मुस्लिम लीडर्स हैं, जो रिलीजियस इशू, क्योंकि खिलाफत जो था ना, खिलाफत का इशू जो था वो रिलीजियस था कम्प्लीटली, उससे नॉन मुस्लिम्स को कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि उसका कुछ लेना देना भी था, इंडिया को लेकर भी कुछ लेना देना नहीं था खिलाफत इशू का। तो खैर, तो तिलक ने कहा कि हम रिलीजियस इशू को पॉलिटिकल इशू से ना मतलब इंटरट्वाइन करें तो बेहतर होगा। इसीलिए ही मतलब तिलक ने खिलाफत इशू और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दोनों का ही स्टार्टिंग में किया था अपोजिशन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि तिलक फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सपोर्ट में थे, तो वो नहीं थे, ठीक। क्यों नहीं थे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं स्टेटमेंट बेसिस पे। तो हमें लगता है बाल गंगाधर तिलक तो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, कोई मूवमेंट होगा तो सपोर्ट करेंगे ही, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट पता होना जरूरी है। अब होता क्या है कि तिलक की इसी टाइम पे हो जाती है डेथ, 1920 के अराउंड अगस्त में तिलक डाइड, ठीक। उसके बाद ही यहाँ पे देखो लिखा है सितंबर 1920 में स्पेशल सेशन होता है कलकत्ता का, और कांग्रेस जो है अप्रूव कर देती है नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अलॉन्ग विद दी खिलाफत प्रोग्राम, ठीक। खिलाफत के साथ मिलकर नॉन कोऑपरेशन को अप्रूव कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि तिलक की डेथ हो गई थी 1920 के अगस्त में, और फिर सितंबर में ही मूवमेंट लॉन्च हो जाता है बाई दी कांग्रेस। तो ये डेट और क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, ठीक, कि ऑफिशियली मूवमेंट को लॉन्च किया गया है आफ्टर दी डेथ ऑफ द तिलक। तो तिलक एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर, ठीक। बाकी ये लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ चीज़, एट दिस स्टेज सम लीडर्स लाइक मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसंत, जीएस खरपड़े, बिपिन चंद्रपाल लेफ्ट दी कांग्रेस। तो ये क्वेश्चन बनता है कि खिलाफत इशू को किस किस मूवमेंट ने सपोर्ट किया था, या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को किस किस लीडर ने सपोर्ट किया था, किसने नहीं किया था। तो पता होना चाहिए आपको कि एनी बेसंत, जीएस खरपड़े, बिपिन चंद्रपाल, मोहम्मद अली जिन्ना, इन लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले ही कांग्रेस को छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि इन लोगों को बिलीव नहीं था सत्याग्रह की टेक्निक पे। इन लोगों को बिलीव नहीं था कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन जाके इतनी बड़ी मतलब एंटी ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्टिविटी करना इस समय ठीक होगा। तो इसलिए ये लोगों ने अपने आप को दूर कर लिया था। और फिर एक लीडर थे, बहुत स्टार्टिंग में पड़ा होगा कि जब बनी थी कांग्रेस, और एक थी इंडियन नेशनल एसोसिएशन। तो उसके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी अलॉन्ग विद दी आनंद मोहन बोस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर हो गए थे एक टाइम के 1980s में 1990s में। इन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी और इन्होंने नई अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, INLF। इसको ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन किसकी है, तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की है, ठीक। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या हैं इसके, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही बन सकता है क्वेश्चन इसमें कि एजुकेशन में बहुत फोकस किया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे, अंडर लीडरशिप ऑफ आचार्य नरेंद्र देव, CR दास, लाला लाजपत राय। अब लाला लाजपत राय तो आपको पता होगा कि आर्य समाज से जुड़े हुए थे, तो उसके तहत जो भी ये वाले स्कूल खोलते हैं देव स्कूल्स, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स, तो लाला लाजपत राय वाला ही फैक्शन था जिन्होंने इस्टेब्लिश करने स्टार्ट किए थे, ठीक। तो लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन, सुभाष चंद्र बोस, जो कि हमारे बने थे प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल कॉलेज एट कलकत्ता। ध्यान है पहले औरोबिंदो घोष बने थे 1905-1906 में स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे, तो उसी कॉलेज के अब प्रिंसिपल बनते हैं सुभाष चंद्र बोस, जबकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा होता है तब। बाकी जामिया मिलिया अलीगढ़ में, काशी विद्यापीठ,
गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, ये सब इस्टेब्लिशमेंट होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि काशी, गुजरात और बिहार विद्यापीठ इस्टेब्लिश किस मूवमेंट के दौरान हुए थे, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे हुए थे। ठीक, तो सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने कवर कर ली है। इसको देखते हैं थोड़ा हिंदी में भी, सेम चीज़ गिवन है यहाँ पे। आर्थिक स्थिति रौलट अधिनियम जो आया था उसकी डिटेलिंग हमने समझ ली अच्छे से, जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ देख चुके हैं। ठीक, बाकी थोड़े से कुछ चीज़ें और हैं जो कि क्वेश्चन बन के आ सकती हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। अच्छा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि एक नॉन टैक्स मूवमेंट स्टार्ट हुआ था बंगाल के मिदनापुर में और आंध्र प्रदेश के गंटूर में, तो किस समय हुआ था, तो वो भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे हुआ था। ठीक, तो कंटेम्पोररी था उसके ही। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे कौन से नो टैक्स कैंपेन कहाँ पे चला था या किस मूवमेंट के दौरान चला था। ठीक, बाकी ध्यान रखो कि पार्टिसिपेशन कैसा था, किस किस का पार्टिसिपेशन था। तो मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था, बिजनेस क्लास का भी था, पीजेंट्स का भी था, स्टूडेंट्स का भी था एंड वीमेन का भी था। ठीक, और एक इंपॉर्टेंट क्लास जुड़ती है यहाँ पे, मुस्लिम क्लास, जो कि स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेशन बहुत कम था, बट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेशन काफ़ी हाई था। ठीक, फिर होता है क्या होता है, एक चौरी चौरा इंसिडेंट होता है हमारा 1922 में, फैब के स्टार्टिंग में, जिसमें चौरी चौरा गाँव है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आपस में गांव में लड़ाई होती है, और लड़ाई जब होती है तो 22 पुलिस वालों को जनता आती है, पुलिस थाने में घेरती है और आग लगा देती है पुलिस थाने को। और जब ये लोग यहाँ से भागते हैं पुलिस वाले, तो उन पर अटैक करके 22 पुलिस वालों को मार देती है। अब ये जब होता है इंसिडेंट, तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अब जनता वायलेंट हो गई है, तो बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट भी बहुत ही ज़्यादा वायलेंटली सप्रेस करेगी मूवमेंट को, बहुत ही ज़्यादा खून खराबा हो सकता है इसकी वजह से। और जनता कहीं ना कहीं टेक्निक ऑफ सत्याग्रह को नहीं समझी है, जो नॉन वायलेंस रखना है हमें जीवन में अपने आचरण में, उसको जनता समझ नहीं पाई है, इसलिए वो कर देते हैं मूवमेंट को सस्पेंड। समझे? कब करते हैं? बारदोली में सेशन होता है कांग्रेस का, स्पेशल सेशन था बारदोली में 1922 में। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जो हैं मूवमेंट को सस्पेंड कर देते हैं आफ्टर ही चौरी चौरा इंसिडेंट। अब थोड़ी इन्फॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट है बनती है मूवमेंट सस्पेंड होने के बाद, कि होता क्या है असल में, कि कांग्रेस के अंदर ही दो हिस्से हो जाते हैं। फिर हिंदी कांग्रेस दो हिस्से बन के आते हैं। कौन कौन से? एक तो स्वराजिस्ट और एक होते हैं हमारे नो चेंजर्स। ठीक, तो इसके बारे में देख लो कि स्वराजिस्ट में कौन कौन से लीडर्स थे मेन, एंड नो चेंजर्स में कौन कौन से लीडर्स थे जो मेन थे। ठीक, तो स्वराजिस्ट में लीडर कौन थे? चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, अजमल खान थे। ये लोग क्या चाहते थे? अभी तक जो बॉयकॉट चल रहा था किस चीज़ का? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, क्योंकि 1919 में जो कानून आया था इंडियन काउंसिल एक्ट, उसमें कहा था इलेक्शंस होंगे। तो इंडिया के जो कुछ लीडर्स थे वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, जैसे कि CR दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान। तो अब जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंड हो गया था, तो इन लोगों ने डिसीजन लिया कि हम स्वराजिस्ट पार्टी बनाएंगे या स्वराज पार्टी बनाएंगे और हम इलेक्शंस कंडक्ट करेंगे। ठीक, तो वही हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, इनके कुछ अचीवमेंट्स भी थे, जैसे कि विट्ठल भाई पटेल, ये बनते हैं पहली बार, कौन क्या बनते हैं, ये बनते हैं स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925। बहुत ही अच्छा फैक्ट है और बहुत ही एग्जाम में आने लायक फैक्ट है, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम कोई इंडियन बनना है स्पीकर, कहाँ पे, वो भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल नहीं, विट्ठल भाई पटेल, ध्यान रखना। ठीक, दूसरी इनकी इंपॉर्टेंट है डिफीट ऑफ द पब्लिक सेफ्टी बिल इन 1928। तो पूछ सकते हैं कि पब्लिक सेफ्टी बिल कब आया था, तो पता होना चाहिए 1928 में आया था। ठीक, तो डिफीट कर दिया था इन लोगों ने। क्या पावर थी उसमें? तो गवर्नमेंट का पावर थी, वो किसी को भी उठाएंगे और कंट्री से बाहर डिपोर्ट कर देंगे। तो वही उस समय सोशलिस्ट कम्युनिस्ट मूवमेंट काफ़ी वर्ल्ड लेवल पर ग्रो कर रहा था, गवर्नमेंट उसको कटिल करना चाहती थी, इसलिए बिल आया था। बट यहाँ पे स्वराजिस्ट लोगों ने क्या किया, उसको डिफीट कर दिया। और फिर दूसरा फैक्शन था नो चेंजर्स का, तो दूसरा ग्रुप जो था, ठीक है, कांग्रेस के अंदर, उसमें कौन थे? उसमें हमारे वो वाले लीडर्स थे जो गांधी जी की आइडियोलॉजी को बहुत मानते थे। ठीक, जैसे कि C राजगोपालाचारी हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, M.A. अंसारी हो गए। तो इनका मानना ये था कि हमको भले ही मूवमेंट सस्पेंड हो गया है, बट हमको चलाना है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। ठीक, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था महात्मा गांधी का। उसमें क्या था कि हमें अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट लड़ाई लड़नी है, हमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए बात करनी है, हमें महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करनी है, वीमेन एम्पावरमेंट की, और हमको लोगों को तैयार करना है सत्याग्रह के लिए। ठीक, तो ये सब चीज़ें नो चेंजर्स की थी। नो चेंजर्स कहते थे हम अब भी क्या है, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम अपने स्तर पे ये सब काम करेंगे, जिससे कि जब अगला मूवमेंट हमारा लॉन्च होगा तो हमारी जनता ऑलरेडी तैयार रहे कि हम अच्छे से मूवमेंट को अपना कंटिन्यू कर पाएँ। ठीक, तो इसमें लीडर्स और उनका जो मेन आइडियोलॉजी थी, बस इतना पता होना चाहिए, बाकी काम चल जाएगा। ठीक, तो ये नॉन कोऑपरेशन के मूवमेंट के साथ साथ उसके बाद के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमने वो सब कवर कर लिए हैं। और इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से तो नहीं अटकेगा, क्योंकि इसमें फैक्चुअल भी है और बाकी जो डिटेल्स हैं थ्योरी टाइप समझने लायक वो भी है। ठीक है ना, तो आप इसको आराम से एक दो बार देख लो। बाकी और भी वीडियोस कवर हो चुकी हैं, जैसे स्वदेशी मूवमेंट पर उसको देख लो, तो आपके इंटरनेशनल मूवमेंट हल्के हल्के सारे कवर हो जाएंगे और कुछ भी नहीं अटकेगा। ठीक, चलिए, धन्यवाद बने रहने के लिए। ये हिंदी में सेम चीज़, मुलाकात होती है अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।